एक बार पुनः स्वागत करता हूं मैं आपका श्री अग्रसेन कॉलेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर भूपेंद्र। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने जो है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन शुरू किया था और फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन से संबंधित जो सामान्य जानकारी थी कि जैसे कि इसकी डेफिनेशन और कितने प्रकार से श्वसन क्रिया देखी जाती है और श्वसन क्रिया के अंतर्गत या श्वसन क्रिया से संबंधित सहायक अंगों के बारे में। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन को। तो देखिए बच्चों, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है यह हमारे कुछ 5 बिंदुओं के अंतर्गत संपन्न होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक आरेख के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। देखिए, इसमें सबसे पहला जो बिंदु आएगा या हमारा जो सबसे पहली स्टेप होगी वह होगी श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया। इट मीन्स इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसको ब्रीथिंग। ठीक है, अर्थात श्वास लेना। श्वसन क्रिया का जो श्वसन कार्य की का जो पहला बिंदु है वह हमारा क्या है? ब्रीथिंग, अर्थात सांस लेना और सांस छोड़ना। दूसरा बिंदु है बच्चों कि जब सांस ली जाती है और सांस छोड़ी जाती है तो उसके बाद जो है वायु कहाँ पहुँचती है? फेफड़ों में पहुँचती है। तो इट मीन्स दूसरा बिंदु है आता है हमारा क्या? फेफड़ों में गैसीय विनिमय। फेफड़ों में गैसीय विनिमय होने के बाद जो है यह ऑक्सीजन और CO2 का रक्त के माध्यम से हमारे संपूर्ण शरीर के अंतर्गत क्या किया जाता है? परिवहन किया जाता है। CO2 को शरीर से लाया जाता है फेफड़ों तक और O2 को जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो किस प्रकार से ये प्रक्रिया संपन्न होती है उसको अपन पढ़ेंगे तीसरी अवस्था के अंतर्गत। इट मीन्स रक्त द्वारा CO2 व O2 का परिवहन। और जब यहाँ पर O2 व CO2 का रक्त के द्वारा परिवहन होता है तो वहाँ पर जो गैसेज हैं उसका क्या होता है? गैसीय विनिमय होता है। तो रक्त से गैस को क्या किया जाता है या ऑक्सीजन और CO2 का क्या किया जाता है? आदान प्रदान किया जाता है। तो वो हम देखेंगे क्या चौथे स्टेप के अंतर्गत, जिसको अपन कहते हैं गैसों का विनिमय। और अंततः इसका जो सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से अवस्था है या इसकी जो फेज है वह आती है कोशिकीय श्वसन, जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं उनका क्या किया जाता है? अपघटन किया जाता है और ऊर्जा प्राप्त की जाती है और साथ में CO2 भी क्या होती है? बनती है। ठीक है, तो वहां से CO2 तो जो है इन सभी स्टेपों से बाहर आ जाती है, O2 का वहां पर उपयोग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी जो ये फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है वो इन निम्न 5 स्टेप्स के अंतर्गत कंप्लीट होती है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने इसका एक तरह से आपको बेसिक फंडामेंट्स बताया है कि किस प्रकार से किस प्रकार से जो है ये 5 स्टेप जो है श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत या यूं कहूं कि श्वसन की कार्यकी के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इनमें सबसे पहला बिंदु है हमारा कौन सा बच्चों? ब्रीथिंग। ठीक है, तो ब्रीथिंग क्या है? हिंदी शब्द इसका थोड़ा सा टफ सा लगता है, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, श्वसन क्रिया का बड़ा ही टिपिकल सा शब्द है। इंग्लिश में अपन इसको यूज करेंगे बार बार क्या? ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग क्रिया क्या है? ब्रीथिंग क्या होती है? तो देखिए, सामान्य रूप से हम जानते हैं कि ब्रीथिंग से अभिप्राय होता है कि वायुमंडल से शुद्ध वायु को ग्रहण करना और अशुद्ध वायु को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है इसी को अपन क्या कहते हैं बच्चों? ब्रीथिंग क्रिया कहते हैं या श्वसन के सबसे पहली स्टेप ब्रीथिंग कहते हैं। तो शुद्ध वायु, इट मीन शुद्ध वायु से अभिप्राय क्या है? ऑक्सीजन युक्त वायु को हम फेफड़ों के अंतर्गत लेते हैं और CO2 युक्त जो वायु होती है उसको क्या किया जाता है? फेफड़ों से बाहर निकाला जाता है। तो इस O2 युक्त वायु को अंदर लेना और CO2 युक्त वायु को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है बच्चों, यह क्या कहलाती है? आपकी ब्रीथिंग क्रिया, ब्रीथिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये बात समझने की है कि इसके अंतर्गत जो मुख्य हमारा अंग है वह कौन सा है बच्चों? लंग्स हैं। क्या है? फेफड़े हैं। तो ये फेफड़े कहाँ पाए जाते हैं? हमारी वक्ष गुहा के अंतर्गत। तो देखिए बच्चों, वक्ष गुहा क्या होती है? आप लोग जानते हैं कि वक्ष गुहा
स्तनधारियों के अंतर्गत, ठीक है। और भी हैं कुछ वर्टिब्रेट, लेकिन स्तनधारी जब हम यहाँ पर फिजियोलॉजी ऑफ मैमेलियंस पढ़ रहे हैं तो मैं यही शब्द यूज करूंगा कि स्तनधारियों के अंतर्गत जो वक्ष गुहा है बच्चों, यह वक्ष गुहा हमारी पसलियों के पंजर अर्थात जाल के द्वारा निर्मित एक बॉक्स के एक चैम्बर लाइक संरचना होती है, ठीक है। पसलियों से निर्मित क्या होती है, एक चैम्बर के समान संरचना होती है, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या उपस्थित होते हैं, फेफड़े होते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारी जो ये वक्ष गुहा होती है वो कुछ इस प्रकार से हम उसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम इसको कुछ इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि देखिए बच्चों, ये तो जो है हमारी क्या होती है, पीछे की ओर पाए जाने वाला क्या होता है, कशेरुक दंड होता है, ठीक है। ये तो क्या है बच्चों, आपका कशेरुक दंड है। और आगे की ओर बच्चों ये हमारी क्या पाई जाती हैं, पसलियां पाई जाती हैं। और ये पसलियां जो हैं वो दोनों, मतलब ये आगे पीछे की ओर भी होती हैं, बीच में कशेरुक दंड होता है, ठीक है। तो ये पसलियां, इन कशेरुक दंड आगे की ओर तो किससे, यहाँ बीच में देखिए, हम जानते हैं कि बीच में तो आगे की ओर क्या होती है, उरोस्थी होती है, जिससे कि हमारी सारी पसलियां आगे की ओर आकर जुड़ती हैं। और पीछे को बीचों बीच में हमारा क्या होता है, कशेरुक दंड होता है। तो पीछे किससे निकली होती है, ये कशेरुक दंड से जो निकली होती है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि कशेरुक दंड से ये पीछे से निकलकर और आगे की ओर आकर कहां आकर जुड़ती हैं, हमारी उरोस्थी स्टर्नम से आकर जुड़ती हैं। आया समझ में। तो इसका हम अगर क्या काट का, यूं काट, खड़ी काट का अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं तो इसका डायग्राम इस प्रकार से हमारा प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, ये कशेरुक दंड और ये आगे की ओर पसलियों को यहां पर दर्शाते हुए हैं। और देखिए बच्चों, इनके बीच एक और संरचना पाई जाती है, एक मासल संरचना पाई जाती है, जो कि इस चैम्बर लाइक संरचना को क्या करता है, नीचे से कवर्ड करने का काम करता है। तो ये जो बीच का स्पेस है, इस बीच के स्पेस को ही अपन क्या कहते हैं, वक्ष गुहा या वक्षीय गुहा कहते हैं, ठीक है, वक्ष गुहा कहते हैं। और इस वक्ष गुहा के अंतर्गत बच्चों हमारे क्या पाए जाते हैं, ये लंग्स पाए जाते हैं, अर्थात फेफड़े पाए जाते हैं। तो इन फेफड़ों के अंतर्गत हमारा क्या हो रहा है बच्चों, गैसियस एक्सचेंज होता है, अर्थात हमारी ब्रीथिंग प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। अब देखिए बच्चों, यहां पर ये जो ब्रीथिंग प्रक्रिया है, इस ब्रीथिंग प्रक्रिया के अंतर्गत हमारी जो ये वक्ष गुहा होती है, इस वक्ष गुहा का ही का बड़ा ही इंपॉर्टेंट महत्व होता है। कैसे होता है कि जब सांस ली जाती है तो हमारी वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। और सांस जब बाहर छोड़ी जाती है तो हमारी वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है, कम होता है, जिससे कि हमारी जो ये ब्रीथिंग मैकेनिज्म है वो आसानी से होती रहती है। तो यहां पर अब सवाल ये आता है बच्चों कि यहां पर हमारी जो ये वक्ष गुहा है, इस वक्ष गुहा का आयतन कैसे बढ़ता है और कैसे कम होता है। तो देखिए बच्चों, उसको समझने के लिए हमको यहां पर समझना होगा कि देखिए बच्चों, हमारी जो क्या होती है, पसलियां होती हैं, ठीक है, अपनी जो क्या होती है, पसलियां होती हैं। तो माना कि ये हमारी कोई एक आगे की पसली है और ये कोई दूसरी हमारी पीछे की पसली है। आया समझ में। तो ये मैं आपको बता रहा हूं बच्चों कि हमारी जो ये पसलियां होती हैं, इन पसलियों के अंतर्गत दो प्रकार की क्या पाई जाती हैं, पेशी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है बच्चों, दो प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। एक तो होती है हमारी कौन सी, भाई है अंतरा परसुक पेशियां, ठीक है बच्चों। और दूसरी होती है हमारी कौन सी, अंतरा परसुक पेशियां, ठीक है। तो ये जो दो प्रकार की पेशियां होती हैं, इन दो प्रकार की पेशियों के द्वारा ही, या यूं कहूं कि इन दो प्रकार की पेशियों का हमारी वक्ष गुहा के आयतन को कम व अधिक करने में क्या होता है, बड़ा ही महत्व होता है। लेकिन कैसे होता है वो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। उससे पहले अपन ये जान लें
कि ये हमारी दोनों प्रकार की जो पेशियां हैं, बाह्य अंतरापर्शुक पेशियां व अंतः अंतरापर्शुक पेशियां किस प्रकार से और कहां पाई जाती हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारी जो पेशियां हैं ये दोनों पसलियों के बीच, अर्थात प्रत्येक दो पसलियों के मध्य हमारी जो ये दोनों प्रकार की पेशियां हैं वो पाई जाती हैं। और किस प्रकार से पाई जाती हैं वो मैं यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूं। तो देखिए बच्चों, एक तो है आपकी कौन सी, बाह्य अंतरापर्शुक पेशियां। तो बाह्य अंतरापर्शुक पेशी जो है बच्चों, वह अगली पेशी के ऊपरी सिरे से जुड़ी होती है और पिछली पेशी के निचले सिरे से जुड़ी होती है। समझ में आई क्या बात? जैसे कि इस प्रकार से ये क्या है आपकी, ये मान लीजिए आप, ये दो पेशियां हैं, ठीक है, ये माना कि दो पेशियां हैं। तो एक पेशी तो कहां पर, यहां जुड़ी होगी, ठीक है, और ये यूं यहां से जुड़कर और इस निचली पेशी के कहा, नीचे के सिरे पर जुड़ी होगी। आई बात समझ में? एक तो कहा यूं जुड़कर और इसके यहां पर आ गई, ठीक है। तो ये तो कौन सी हो गई, अगली पेशी के ऊपरी सिरे पर और निचली पेशी के निचले सिरे पर जो जुड़ी होती है वो तो कौन सी हो गई बच्चों, आपकी बाह्य अंतरापर्शुक पेशी हो गई। और दूसरी पेशी जो है कौन सी, अंतः अंतरापर्शुक पेशी। तो अंतः अंतरापर्शुक क्या होती है बच्चों, कि नीचे, अंतः अंतरापर्शुक पेशी क्या होती है कि निचले सिरे पर अगली पेशी के, अगली पेशी ये है, तो अगली पेशी के निचले सिरे पर और दूसरी पेशी के अर्थात पिछली पेशी के कहा, ऊपरी सिरे पर जुड़ी होती है, यहां से और यहां पर। तो वो कौन सी हो गई, अंतः अंतरापर्शुक पेशी। तो मैंने आपको इन मार्कर के माध्यम से इन दोनों पेशियों के स्थिति को क्या किया है, समझाने का प्रयास किया है। और यहां हम डायग्राम से भी इसको अपन यूं व्यक्त कर सकते हैं कि देखिए इस प्रकार से, ठीक है। तो अगली पेशी के निचले सिरे पर और पिछली पेशी के कहा, ऊपरी सिरे पर जुड़ी हुई होती है कौन सी बच्चों, अंतः अंतरापर्शुक पेशी। और बाह्य अंतरापर्शुक पेशी अगली सिरे के ऊपरी सिरे पर और पिछली पेशी के और पिछली पसली के निचले सिरे पर जुड़ी हुई होती हैं। समझ में आया? ठीक है। तो ये हमारी दो प्रकार की जो मांसपेशियां हैं वो हमारी इन पसलियों के मध्य में पाई जाती हैं। आया समझ में? अब इनके संकुचन एवं प्रसारण के द्वारा ही हमारी ब्रीथिंग प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो देखिए बच्चों, अब हमको समझना है कि इनके अंतर्गत होने वाला संकुचन और शिथिलन की जो प्रक्रिया है वह श्वसन अर्थात ब्रीथिंग प्रक्रिया को किस प्रकार से कंप्लीट करता है। तो देखिए बच्चों, जो ब्रीथिंग प्रक्रिया है ये भी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ब्रीथिंग प्रक्रिया जो है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 में। एक है आपके बच्चों कौन सी, निश्वसन। एक है आपकी कौन सी, निश्वसन, इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। और दूसरी है आपकी निःश्वसन, जिसको अपन बोलते हैं बच्चों एक्सपायरेशन। ठीक है। निःश्वसन के अंतर्गत जो है बच्चों वायु को क्या किया जाता है, अंदर लिया जाता है। निः मतलब अंतःश्वसन कह सकते हैं इसको। ठीक है। और निःश्वसन, हाँ अंतःश्वसन। और एक्सपायरेशन मतलब वायु को बाहर निकालना। इस प्रकार से ये जो है 2 प्रकार से हो गई, निःश्वसन एक्सपायरेशन मतलब वायु को बाहर निकालना और अपनी क्या है इंस्पायरेशन वायु को अंदर भरना। तो देखिए बच्चों, यहां पर ये किस प्रकार से ये मांसपेशियां या यूं कहूं कि वक्ष गुहा का आयतन कब बढ़ता है और कब घटता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपन क्या, इंस्पायरेशन की। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इंस्पायरेशन प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि हमारी जो कौन सी बाह्य अंतरा परशुक जो पेशियां होती हैं, ठीक है, इनके अंतर्गत वह जो बच्चों डायफ्राम होता है, ठीक है, क्या होता है डायफ्राम। डायफ्राम की कौन सी, रेडियल जो पेशियां होती हैं। ठीक है। डायफ्राम कौन सी, रेडियल पेशियां। तो कौन कौन सी हो गई, बाह्य अंतरापर्शुक पेशी व डायफ्राम की रेडियल पेशी। इन दोनों के अंतर्गत तो क्या होता है बच्चों, संकुचन होता है। क्या होता है इन दोनों के अंतर्गत, संकुचन होता है। वह जो हमारी अंतरापर्शुक, अंतः अंतरापर्शुक जो पेशियां होती हैं, कौन सी, अंतः अंतरापर्शुक
पेशियां जो होती हैं इनके अंतर्गत क्या होता है बच्चों, शिथिलन होता है। ठीक है, ये तो रिलैक्सिंग कंडीशन क्या आती है और ये किसमें, कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन के अंतर्गत आती है। तो इससे होता क्या है देखिए बच्चों, समझिए। नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, जो हमारा वक्ष गुहा होती है वो इस स्थिति में होती है। तो जब ये स्थिति उत्पन्न होती है अर्थात बाह्य अंतरापरशुक पेशी के अंतर्गत व डायफ्राम की रेडियल पेशी के अंतर्गत क्या होता है, संकुचन होता है, तो बच्चों हमारा जो ये वक्ष गुहा की पसली है वो बाहर की ओर या आगे की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, तो उससे साथ में ही जो ये डायफ्राम होता है इसके अंतर्गत भी क्या होता है, संकुचन उत्पन्न होता है। तो जो ये हमारा डायफ्राम नीचे की ओर होता है जो कि ये गुंबदाकार होता है, कैसा होता है, गुंबदाकार होता है। कब, रिलैक्शन कंडीशन के अंतर्गत। तो रिलैक्शन कंडीशन के अंतर्गत तो कैसा है कि गुंबदाकार है। ठीक है, तो जब यहां पर इनमें संकुचन होता है, बाह्य अंतरापरशुक पेशी व डायफ्राम की रेडियल पेशियों के अंतर्गत संकुचन, तो हमारी वक्ष गुहा की जो अगला भाग है वो तो बाहर की ओर आता है और हमारा जो डायफ्राम है वो क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। तो आप देख लीजिए, यहां समझ सकते हैं कि ये पेशियां इस स्थिति में थी तो यहां से यहां पहुंच गई और डायफ्राम यहां था तो यहां से यहां पहुंच गए। तो क्या हुआ बच्चों, आयतन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो आयतन बढ़ा तो वक्ष गुहा के अंतर्गत वायु दाब क्या होगा, कम होगा। फेफड़े जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे, जिससे कि वायु जो है बच्चों वो अंदर से फेफड़ों के अंदर पहुंच जाएगी और हमारी जो अंत श्वसन, इट मींस इंस्पायरेशन की जो क्रिया है वो क्या हो जाती है, आसानी से हो जाती है। समझ में आ गई बात। तो अंत श्वसन के दौरान क्या हुआ, बाह्य अंतरापरशुक पेशी व डायफ्राम की रेडियल पेशियों के अंतर्गत संकुचन व अंत अंतरापरशुक पेशियों के अंतर्गत शिथिलन होता है, जिससे कि हमारे वक्ष गुहा का अग्रसिरा आगे की ओर और डायफ्राम चपटा हो जाता है, जिससे कि वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और जिससे कि हमारे फेफड़ों के लिए स्पेस अधिक मिल जाता है, वो शिथिल हो जाते हैं और वायु अंदर आसानी से प्रवेश कर जाती है और हमारा अंतः श्वसन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके विपरीत अर्थात एक्सपायरेशन, वही श्वसन की क्रिया अर्थात वायु को बाहर निकालते समय क्या होता है कि हमारी जो बाह्य अंतःपरशुक पेशियां व डायफ्राम की रेडियल पेशियां जो होती हैं इनके अंतर्गत तो क्या हो जाता है बच्चों, शिथिलन हो जाता है। ठीक है, इनके अंतर्गत तो क्या हो गया, शिथिलन हो गया और जो हमारी अंतरापरशुक पेशियां हैं इनके अंतर्गत क्या हो जाता है बच्चों, संकुचन हो जाता है। ठीक है, तो संकुचन हुआ तो क्या होगा, देखिए बच्चों, इस वक्ष गुहा का आयतन क्या होगा, कम होगा, वायु दाब क्या होगा, बढ़ेगा और वायु दाब बढ़ेगा तो फेफड़ों पर भी दबाव बढ़ेगा, जिससे कि फेफड़ों के अंतर्गत भरी जो वायु है वह आसानी से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से यहां पर ये दोनों ब्रीथिंग की दोनों स्टेप, इट मींस इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन क्या होती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। आया समझ में। ठीक है, तो ये एक हमारी स्टेप जो है किसकी, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन की यहां पर क्या होती है, कंप्लीट होती है। इसके बाद देखिए बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक और है, वॉल्यूम ऑफ रिलेटेड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन मतलब श्वसन क्रिया से संबंधित आयतन। तो श्वसन क्रिया से संबंधित आयतन कौन कौन से हैं उसे अपन एक बार यहां पर समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, टॉपिक है हमारा क्या, श्वसन संबंधी आयतन। ठीक है, तो श्वसन संबंधी आयतन बच्चों सबसे पहले है हमारा ज्वारीय आयतन। ठीक है, कौन सा है, ज्वारीय आयतन, जिसको अपन कहते हैं क्या इंग्लिश में, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है देखिए बच्चों, समझिए। टाइडल वॉल्यूम जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं टीवी, क्या कहते हैं, टीवी। तो देखिए बच्चों, एक बार में अंदर ली गई वायु, सामान्य श्वसन प्रक्रिया के दौरान एक बार ली गई वायु, अंदर ली गई वायु और बाहर छोड़ी गई जो वायु का आयतन है वही क्या कहलाता है आपका,
ज्वारीय आयतन कहलाता है। क्या? सामान्य श्वसन प्रक्रिया के दौरान एक बार अंदर ली गई वायु व बाहर छोड़ी गई वायु का आयतन जो है वह क्या कहलाता है? आपका ज्वारीय आयतन कहलाता है, जिसको अपन शॉर्ट में किससे व्यक्त करते हैं? टीवी, जिसका मान होता है बच्चों किसका? 500 ml मिलीलीटर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या? ज्वारीय आयतन। दूसरा है आपका निःश्वसन आरक्षित आयतन। निःश्वसन आरक्षित आयतन, जिसको अपन कहते हैं इंग्लिश में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, शॉर्ट हो गया इसका IRV। ठीक है, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से अभिप्राय है कि बलपूर्वक निःश्वसित वायु का आयतन। इंस्पायरेटरी, ठीक है, बलपूर्वक भरी गई वायु का आयतन। ठीक है, एक बार में बलपूर्वक भरी गई, अंदर ली गई वायु का आयतन क्या कहलाता है? आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है, जिसको अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं? IRV कहते हैं। और इसका मान होता है बच्चों क्या? 2500 से 3000 ml। ठीक है, इसके अलावा तीसरा आयतन है आपका, बोल बच्चों कौन सा? उच्चवसन आरक्षित आयतन। उच्चवसित आरक्षित आयतन, ये हो जाएगा इसका इंग्लिश में नाम क्या? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। शॉर्ट में इसको हम बोलेंगे ERV। तो ERV से अभिप्राय क्या है? ERV से अभिप्राय है कि बलपूर्वक उच्चवसित वायु का आयतन, अर्थात बलपूर्वक फेफड़ों से बाहर निकाली गई वायु का आयतन। समझ में आया? तो इसके अंतर्गत तो क्या था? बलपूर्वक अंदर ली गई वायु आयतन क्या हो गया? IRV। और ये क्या है? बलपूर्वक एक बार में बाहर निकाली वायु, इट मींस ERV। और इस ERV का मान होता है कितना? 1000 से 1100 ml। ठीक है बच्चों, और इसके बाद चौथा जो हमारा आयतन है श्वसन संबंधी, वह है कौन सा? अवशिष्ट आयतन। ठीक है, तो अवशिष्ट आयतन, जिसको अपन कहते हैं इंग्लिश में क्या? रेजिडुअल वॉल्यूम, इट मींस RV। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम से अभिप्राय है बाह्य श्वसन के बाद अवशिष्ट वायु का आयतन। जैसे कि हमने बाह्य श्वसन कर दिया, तो बाह्य श्वसन करने के बाद में जो फेफड़ों के अंतर्गत वायु शेष रह जाती है, वायु क्या रह गई? शेष रह गई। तो जैसे कि अपन क्या कर रहे हैं? ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? इंस्पायरेशन कर रहे हैं, एक्सपायरेशन कर रहे हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। तो ये क्रिया लगातार चलती रहती है। तो एक्सपायरेशन करने के बाद, इट मींस बाहर वायु छोड़ने के बाद भी जो फेफड़ों के अंतर्गत वायु शेष रह जाती है, वही क्या कहलाती है? आपकी अवशिष्ट आयतन, इट मींस रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है, जिसका मान बच्चों बताया गया है कितना? 1100 से 1200 ml। तो बच्चों ये आपके थे श्वसन संबंधी आयतन, जो कि श्वसन क्रिया के दौरान सामान्य से इनका आकलन किया जाता है। अब बच्चों अगला हमारा जो टॉपिक है वह है हमारा कौन सा? श्वसन संबंधी क्षमताएं। तो श्वसन संबंधी जो क्षमताएं हैं वो हमारे तभी समझ में आएंगी जब हमको इन श्वसन संबंधी आयतनों के बारे में पूरा पता होगा, अर्थात ये हमको याद होंगे, तभी हमको क्षमताएं क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो आज आप जो है इन श्वसन संबंधी जो आयतन है इनको आप इस तरह से याद कर लें। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या? श्वसन संबंधी क्या क्षमताएं, और उसके बाद अगला जो भी टॉपिक होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।